Hello everyone. Today we are going to discuss sex hormones or the steroids which are used as sex hormones. इसमें हमारे पास सबसे पहली हार्मोन आता है which is टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर इस तरह का है. इसमें हमारे पास एंड्रोस्टीन न्यूक्लियस है. थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है. 10th पे हमारे पास मिथाइल है, 13 पे मिथाइल है और 17 पे हाइड्रोक्सी है. हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन है तो इसको बोलेंगे 17 बीटा, 17 हाइड्रोक्सी, एंड्रोस्टीन, 4 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 इन, 3 ओन. फिर आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जो हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट है. वो क्या है, आगे हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ जुड़ा होता है. इसमें हमारे पास HSP90 हीट शॉक प्रोटीन 90 और हीट शॉक प्रोटीन 70, HSP 70 और 90 दोनों के साथ एंड्रोजन रिसेप्टर जुड़ा है. टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो रिसेप्टर है वो डिसोशिएट कर जाएगा फ्रॉम HSP90. HSP90 से जब वो टूट जाएगा उससे क्या होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएगी. ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आने से क्या होगा कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो स्लो हो जाएगा. उसका एंड्रोजन रिसेप्टर से उतरने का रेट जो है वो कम हो जाएगा. फिर क्या होगा, साथ में जो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द न्यूक्लियस. वहां जाके वो डीएनए के साथ बाइंड करेगा और स्पेसिफिक जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराएगा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके यूजेस. इसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में. नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर ये हमें गिवन है. इस केस में हमारे पास इसको हम फिनेंथ्रीन के न्यूक्लियस से भी नाम दे सकते हैं. तो अगर हम फिनेंथ्रीन से नाम लें तो 17 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा है. ये अबव द प्लेन है तो 17 बीटा भी लिख सकते हैं इसको. फिर 10 और 13 पे मिथाइल है, 3 पे हमारे पास कीटो ग्रुप है और 4th और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है. तो हम इसको लिखेंगे 17 एसिटाइल, 10 13 डाइमिथाइल, 10 इसका 13 डाइमिथाइल टेट्रा डेका हाइड्रो. ये सारे हाइड्रोजन्स जो हैं हमारे, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, उनको हम टोटल 14 बनते हैं. अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. जो 14 हमारे पास रिंग वाले हैं सबके ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे टेट्रा डेका हाइड्रो 3H. यहाँ पे भी 3H. साइक्लोपेंटेन, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है, ये A से जुड़ा है तो A, और ये हमारे पास फिनेंथ्रीन है. फिनेंथ्रीन की थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कीटो ग्रुप लगा है तो फिनेंथ्रीन 3 ओन. तो अगर दोबारा से देखें इसका नोमेनक्लेचर, इट विल बी कॉल्ड 17 एसिटाइल, 10 13 डाइमिथाइल टेट्राडेकाहाइड्रो 3H साइक्लोपेंटा A फिनेंथ्रीन 3 ओन. फिर हमारे पास आता है प्रोजेस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसको हम प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर बोलते हैं उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है और उसको एक्टिवेट करता है. इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है. किस चीज के लिए, हमारी जो लेडीज के यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, लाइनिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि हम यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकें. जो हमारा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है व्हिच इज कॉल्ड PR, ये क्या है, हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर या न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स की एक टाइप है. स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स एक बड़ी फैमिली है, उसमें से एक तरह का रिसेप्टर है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर. वहां पे हमारा प्रोजेस्टेरोन बाइंड कर जाता है. यूजुअली जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और साथ के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है. जब प्रोजेस्टेरोन बाइंड कर जाता है तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय चेंजिंग द सर्वाइकल म्यूकस.
फॉर स्पर्म पेनिट्रेशन। ये क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस जो है उसकी कंसिस्टेंसी को बदल देगा, उसको ज्यादा थिक कर देगा, ताकि जो अनफेवरेबल स्पर्म है जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो एंटर ना कर सके। और साथ में ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को भी इनहिबिट करता है, ताकि ओवुलेशन भी ना हो पाए और प्रेगनेंसी नहीं हो पाए। तो इसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए भी, और इन केस हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है तब भी इसको यूज किया जा सकता है। फिर आता है इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एमिनोरिया या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में। जब किसी भी लेडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उस केस में या तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग एक्सेसिव होने लगेगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। बिल्कुल ही ना होने को बोलते हैं एमिनोरिया। तो उस टाइम पे हम प्रोजेस्टेरोन को यूज करते हैं, ताकि अगर किसी को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है तो वो हो जाए। फिर ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से प्रोजेस्टेरोन बाइंड करता है विद प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर हमारे सेल के सरफेस के ऊपर भी बड़े हैं, मेम्ब्रेन के अंदर भी हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी हैं। प्रोजेस्टेरोन या तो इसके ऊपर जुड़ेगा और सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर देगा, ये प्रोसेस तो है फास्ट। फिर दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन पहले एंटर करेगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहां पे जाके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो पड़ा है उसके ऊपर जुड़ जाएगा और फिर उसको जीन्स को एक्टिवेट करके अपना फंक्शन दिखाएगा। जो ये वाला प्रोसेस है सेल के अंदर जाने वाला, दिस इज स्लो एज कंपेयर टू जो मेम्ब्रेन के ऊपर चल रहा है उससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेंड्रालोन। नेंड्रालोन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का है। इस केस में हमारे पास बनता है, यहाँ पे कीटो है, यहाँ मिथाइल नहीं है, और यहाँ पे 17 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। तो इसको हम, हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन है तो इसको बोलेंगे 17 बीटा 17 हाइड्रोक्सी। ईस्ट्रॉन, ये हमारे पास ईस्ट्रन है, इसके 4th पोजीशन पे इन है, ईस्टर 4 इन 3 ऑन, दिस इज नेंड्रालोन। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसको हम पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। ये हमारे पास अभी तक हमने प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के ये नेचुरली अकरिंग थे। नेंड्रालोन जो है वो एक सिंथेटिक एंड्रोजन है और एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी है। ये क्या करता है, ये एंड्रोजन रिसेप्टर का एगोनिस्ट का अलग काम करता है। जैसे हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जुड़ते हैं, उसी तरह से ये भी नेंड्रालोन भी उसके ऊपर जाके जुड़ जाता है। और इसके जुड़ने से मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, एपेटाइट इंक्रीज कर जाती है, भूख ज्यादा लगती है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाती है। इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसको हम यूज करते हैं यूजुअली इन जब किसी को मेजर बर्न्स आ जाते हैं, कैंसर होता है या एड्स होती है, उस टाइम पे जब वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये हार्मोन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईस्ट्रायोल। ईस्ट्रायोल में भी हमारे पास क्या है, एस्ट्रेन न्यूक्लियस है। इसमें हमारे पास 16 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है जो बिलो द प्लेन है और 17 वाला अबव द प्लेन है। तो हम इसको बोलेंगे 16 अल्फा 17 बीटा ईस्ट्रा 1 के ऊपर हमारे पास आगे 10 2 4 ट्राइन, ये हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, ट्राइन 3 पे हाइड्रोक्सी है 3 16 17 ट्रायोल। फिर हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये भी हमारा जो है साइटोप्लाज्मिक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, वहां पे जाके ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना शुरू करता है, जो आगे हमारा जो मैसेंजर आरएनए है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो मैसेंजर आरएनए अब हमारे पास बना, वो क्या करेगा, राइबोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और स्पेसिफिक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करा देगा। इसके अलावा ईस्ट्रोजन क्या करता है, हेपेटिक सिंथेसिस बढ़ाता है प्रोटीन्स की और एफएसएच की।
फिर इसके यूजेस आते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं अगर हमें फीटस की मेंटल हेल्थ जाननी है, उसकी जनरल कंडीशन जानने के लिए, हेल्थ जानने के बारे में टेस्ट करना हो, तो उसमें इस्ट्रायोल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है इस्ट्राडायोल। इस्ट्राडायोल का हमारे पास फिर से ये ईस्ट्रेन न्यूक्लियस है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है। तो इसको हम ये अबव द प्लेन है 17 बीटा इस्ट्रा 110 2 4 ट्राइन 317 डायोल। पिछले वाला ट्रायोल था, ये डायोल है। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ता है। और क्या ये करेगा, हमारा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी। वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवाना शुरू करेगा, और उसकी वजह से हमारा ईस्ट्राडोल का इफेक्ट आएगा। फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेट कैंसर में भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है ईस्ट्रोन। ईस्ट्रोन का हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर है तो ईस्ट्राट्राइन है 135 10 ईस्ट्राट्राइन 3 ओल 17 ओम। ये क्या करता है, ये सेल के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे फीमेल ऑर्गन्स हो गए, ब्रेस्ट है, हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी है, ये इन टिश्यूज के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां पे हमारे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वहां पे जाके ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, ये डायमराइज कर जाएगा और ट्रांसलोकेट हो जाएगा टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा और ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के साथ बाइंड कर जाएगा। इस बाइंडिंग से जो ERE के साथ बाइंडिंग होती है, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जीन्स में चेंजेस आएंगी। और क्या करता है ईस्ट्रोजन, हमारे पास हेपेटिक सेंसेस बढ़ा देता है प्रोटीन्स की, और FSH की कम कर देता है। हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बढ़ाता है और FSH की सिंथेसिस जो है वो कम करवाता है। इसके आते हैं यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास इस कैटेगरी में आती है डाइथाइल स्टिलबिस्टिलोल। ये भी एक सिंथेटिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम हेक्सेन का डेरिवेटिव बनाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, थर्ड पोजीशन पे इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, तो हम इसको बोलेंगे 3 पे हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी यहाँ पे लगा है, 4 पे 4 हाइड्रोक्सी यहाँ लगा है, तो 3 पे 3 4 बिस, बिकॉज दो ग्रुप्स एक जैसे लगे हैं, पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 के ऊपर हेक्सीन या हेक्स 3 कैसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो है हमारे पास एक सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल ईस्ट्रोजन है। फंक्शन इसका स्टेरॉइड जैसा है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली स्टेरॉइड के साथ मिलता नहीं है। ये क्या करता है, ये टारगेट सेल के अंदर चला जाएगा, वहां पे प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, जैसे कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर से प्रोटीन जो हेपेटिक सिंथेसिस है प्रोटीन्स की वो इंक्रीज कर जाएगी और FSH की सिक्रीशन जो है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी सप्रेस हो जाएगी। इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके अलावा इसको मिसकैरेज प्रिवेंट कराने में, प्रीमेच्योर डिलीवरी में, या ऐसे लेडीज में जिनको मिसकैरेज होने का या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे इसको दिया जाता है। फिर हमारे पास आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमारे पास सबसे पहला आता है मीफेप्रिस्टोन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ऐसी टैबलेट्स या ऐसी पिल्स जो बर्थ कंट्रोल के लिए दी जाती हैं, ताकि उन लेडीज को दी जाती हैं जो बच्चा नहीं चाहती हैं, उनको बर्थ कंट्रोल के लिए दिया जाता है। इसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन भी आते हैं।
यूजुअली इनको हम देते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ओवुलेशन ना हो पाए या प्रेगनेंसी ना हो पाए। इसमें हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन में हमारे पास ये है उसका स्ट्रक्चर। इसके 11th पोजीशन पे हमारे पास बीटा मतलब अबव द प्लेन हमारे पास डाई मिथाइल अमाइनो फिनाइल ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे 11 बीटा 4 डाई मिथाइल अमाइनो फिनाइल। देन 17 के ऊपर फिर से हमारे पास अल्फा है, ये ग्रुप अल्फा 1 प्रोपेनालाइल ईस्ट्रा, ये सारा हमारा ईस्ट्रेन न्यूक्लियस है। 4 9 यहाँ पे 4 पे डबल बॉन्ड है, 9 पे डबल बॉन्ड है, डाई 17 बीटा 17 पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो अबव द प्लेन है, तो 17 बीटा ओल 3 ओन, ये है इसका नोमेनक्लेचर। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको हम यूज करते हैं एज एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। अभी तक हमने जो भी ड्रग्स की थी उसमें वो एगोनिस्ट वाला काम कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, उल्टा काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट के जैसे काम करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन को जुड़ने नहीं देगा और उल्टा असर दिखाएगा। ये उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन जो है उस साइड के ऊपर ही ना जुड़ पाए और उसका इफेक्ट ही ना पाए और ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाए। फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं इन द टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज कॉल्ड एमटीपी। इसके अलावा इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, हाइपोकॉर्टिसोल के को यूज करने में कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं, कशिंग सिंड्रोम में यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉर्जेस्ट्रोल। नॉर्जेस्ट्रोल में हमारे पास 10th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसी वजह से इसको नॉर बोला गया। तो 13th पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, 13 इथाइल, 17 पे इथेनाइल, ये है इथेनाइल। फिर 17 पे ही हमारे पास हाइड्रोक्सी भी है, 2 डेका हाइड्रो, यहाँ हमारे पास 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 2 डेका हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेनो ए है, ये पोजीशन ए, फिनेंथ्रीन 3 ओन। फिर हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको हम ये कैसे एक्ट करता है, ये भी प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देता है और वहां पे जाके फिर क्या होगा, उनके फंक्शन को नहीं होने देता है। ये रिसेप्टर्स हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड्स में, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में प्रेजेंट है। लीवोनॉर्जेस्ट्रोन भी इसका ही एक डेरिवेटिव है। ये क्या करता है, ये GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन की फ्रीक्वेंसी को घटा देता है और जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के डिक्रीज होने से ओवुलेशन नहीं हो पाती है प्रॉपरली और प्रेगनेंसी रुक जाती है। फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद इथेनाइल एस्ट्राडायोल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। फिर हमारे पास आता है नॉर्जेस्ट्रोल में सिर्फ इतना फर्क है कि ये उसका लीवो डेरिवेटिव है। इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी लगा है वो भी बीटा है और जो हमारे पास यहाँ पे इथाइल लगा है वो भी बीटा है। तो और 17 पोजीशन पे इथेनाइल ग्रुप लगा है, दैट इज अल्फा। 17 अल्फा इथेनाइल, 18 के ऊपर हमारे पास आ गया है मिथाइल ईस्ट्रेन 4 इन, 17 बीटा ओल 3 ओन। फिर आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल क्या है, ये गोनेडोट्रोपिन्स को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ओवुलेशन इनहिबिट हो जाती है। ये भी क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर देगा और GnRH की रिलीज हाइपोथैलेमस से रोक देगा या उसको स्लो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं रिलीज होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा तो फॉलिकल्स रप्चर नहीं करेंगे, वायबल एग्स नहीं निकलेंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसके अलावा ये क्या करता है, सर्विकल म्यूकस को भी थिक कर देता है ताकि जो अनफेवरेबल स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाए और साथ के साथ ये एंडोमेट्रियम में चेंजेस लाता है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड अगर ओवम फर्टिलाइज हो भी गया है तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा हम इसको रेगुलर यूज में भी कर सकते हैं विद इथेनाइल एस्ट्राडायोल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किए, साथ में हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद सम अदर हार्मोन्स। थैंक यू।